नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अखिलेश्वर मिश्र डीएम स्कूल क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर से हूं और आज मैं आप लोगों से आपके एक पाठ चिट्ठी का सफ़र पर चर्चा करूंगा। हम लोग मिल के बातचीत करेंगे और देखेंगे कि इस अध्याय को करने में कितना आनंद आता है। तो बच्चों, चिट्ठी शब्द का अर्थ तो आपको मालूम ही होगा। मैं उसके अर्थ में नहीं जाऊंगा अभी। हम ये सोचते हैं कि संदेश भेजने के लिए हम किन किन माध्यमों का प्रयोग करते हैं। आप लोग भी लेके उसकी एक सूची बना सकते हैं, जैसे चिट्ठी लिखना, मोबाइल पे आप लोग एसएमएस करते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, ईमेल करते होंगे, कई जगह फैक्स भी होता है। बहुत सारे और भी माध्यम हो सकते हैं, बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपना संदेश भेजते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, अपने एक कक्षा की कल्पना कीजिए जहाँ पे शिक्षक पढ़ा रहा है। आपको आमतौर पे जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस समय बातचीत करने की अनुमति नहीं होती है कि नहीं। जब अनुमति नहीं होती है लेकिन आपको कुछ संदेश अपने एक मित्र को जो 3-4 सीट छोड़ के बैठा हुआ है उस तक पहुंचाना होता है, तो क्या तरीके आप करते हैं। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन सोचिए, वैसे ही आपको कोई संदेश अपने शिक्षक तक पहुंचाना होता है जब आप छुट्टी पर हैं, तो क्या करते हैं। पत्र लिखते होंगे, आवेदन पत्र लिखते होंगे। वैसे कोई ख़ास बात हो गई जब आपके अभिभावकों को, माता को, पिता को, दादाजी को, दादी जी को, बड़े भाई बहन को कोई बात कहनी होती है जो आपके विद्यालय के प्राचार्य से कहनी हो या शिक्षकों से कहनी हो, तो वो क्या करते हैं, निश्चित तौर पे एक कागज़ पे कुछ कुछ पत्र लिखते होंगे, है कि नहीं। या फिर कोई ईमेल भेज देते होंगे या दूसरे किसी तरीके से अपना संदेश पहुंचाते होंगे। तो ये संदेश पहुंचाने की जो आवश्यकता है बच्चों, ये आवश्यकता बहुत समय से महसूस की गई और पुरातन काल से, बहुत प्राचीन समय से संदेश पहुंचाने के बहुत सारे तरीके होते थे। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं कि संदेश पहुंचाना चिट्ठी के रूप में, उस पूरी परंपरा का सफ़र कैसा रहा, कैसे हम आज के उस चिट्ठी के रूप तक पहुंच पाए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा भी। आपने भी देखा होगा जो पोस्टकार्ड के रूप में होता है या अंतर्देशीय पत्र के रूप में होता है या फिर लिफाफे में बंद किए हुए पत्र के रूप में होता है। वहाँ तक का जो सफ़र है, वहाँ तक की जो यात्रा है, वो किस प्रकार से हुई, आज हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके सामने एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में क्या बना हुआ है बच्चों, आपको कोई कार्टून लग रहा है। इसकी शक्ल, इसकी सूरत, इसका पूरा जो रूप है वो कैसा लग रहा है, लेटर बॉक्स जैसा। बिल्कुल सही सोचा आपने, लेटर बॉक्स जैसा। इसका काम क्या होता है आपने देखा होगा, जैसा कि इसका नाम है लेटर बॉक्स। इसमें हम चिट्ठियाँ लिख के और डालते हैं। इस तरह से एक चिट्ठी हमने लिखी, उसके बाद उस पर पता वगैरह लिखा, उसके बाद हमने उसमें डाल दिया, ये सोच के कि ये चिट्ठी अब मेरे चाचा जी के पास पहुंच जाएगी, मामा जी के पास पहुंच जाएगी या मेरे किसी मित्र के पास पहुंच जाएगी, है कि नहीं। अब ये समझना है कि पहुंचेगी कैसे, इस पर हम थोड़ी सी देर बाद चर्चा करेंगे। मोटा मोटी आप लोगों की आयु जो है अभी 10, 11, 12 साल की होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अध्याय को पढ़ने के पहले भी आपने कुछ पत्र ज़रूर लिखे होंगे, है कि नहीं। कभी आपने सोचा कि वो पत्र कैसे पहुँचे, उन पत्र का पहुँचना किन किन बातों पर निर्भर करता है। चिट्ठी आपने अपने स्थान से लिख करके मुंबई भेज दी, कलकत्ते भेज दी, दिल्ली भेज दी, जहाँ पे भी आपके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ भेज दी।
उस स्थान पे चिट्ठी कैसे पहुंची? क्या चिट्ठी जल्दी भेजने का भी कोई तरीका है? उस पर कागज़ पे लिखा और भेज दिया, ऐसा कुछ है, या उस पर कुछ और भी करना पड़ता है? क्या उस पर टिकट लगाना पड़ता है? यदि टिकट लगाना पड़ता है तो क्यों लगाना पड़ता है कि नहीं? चिट्ठी अपने आप तो जाएगी नहीं, उसको कोई ना कोई तो लेके जाएगा। उस पूरी चिट्ठी के लिखने से लेकर के, लेटर बॉक्स में डालने से लेकर के और उस व्यक्ति तक पहुंचने के बीच में, इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी बातें निहित हैं। सबसे पहले हमने चिट्ठी लिखा या आपने चिट्ठी लिखी और उस पर एक डाक टिकट लगाया। अब बात यह है कि डाक टिकट क्यों लगाते हैं? बच्चों, ऐसे समझो जैसे आपको अपने घर से अपने शहर या नगर के रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड तक जाने की ज़रूरत है। तो आप किसी वाहन को लेंगे, कोई सार्वजनिक वाहन है, जैसे बस हो सकती है या मिनी बस हो सकती है, आप उसमें बैठ के जाते हैं तो आपको टिकट लेना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि आपको वहाँ ले जाया जा रहा है, इस बात के लिए टिकट लगता है। वैसे ही जब ये चिट्ठी ले जाई जा रही है तो वो भी किसी न किसी वाहन में जाती होगी, अपने आप तो जाएगी नहीं। या तो किसी बस में जाए, या ट्रेन में जाए, रेल में जाए, हवाई जहाज़ में जाए, पानी के जहाज़ में जाए, किसी न किसी तरह तो जाएगी। जब जाएगी तो उस पर खर्चा आता है। उस खर्चे को वहन करने के लिए सरकार बहुत ही कम शुल्क तय करती है, और जो शुल्क है उसी को डाक टिकट हम बोलते हैं। तो अब बात यह है कि टिकट हमने उस पर लगा दिया, उसको हमने लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया, है कि नहीं? अब सोचने की बात है, वहाँ से चिट्ठी कैसे जाएगी? वहाँ से चिट्ठी कैसे जाएगी इस पर हम थोड़ा सा और रुक के बात करेंगे। थोड़ा सा इसमें सस्पेंस, थोड़ा इसमें बना रहना चाहिए, हमारी जो उत्सुकता है बनी रहनी चाहिए। हम थोड़ी देर बाद इस पर बात करते हैं। इस पे हमने बात की कि चिट्ठी पे डाक टिकट क्यों लगाया जाए। आप देखिए, दाहिनी तरफ देखिए, अपने स्क्रीन पे दाहिनी तरफ देखिए, आपको कुछ डाक टिकट दिख रहे होंगे। इस तरह के डाक टिकट होते हैं जो हमको लगाने पड़ते हैं। कितने रुपए के या कितने पैसे के डाक टिकट लगाने की आवश्यकता है, ये समय समय पे भारतीय डाक विभाग इस बात को तय करता है। जैसे उस लिफाफे में जिसमें आपने चिट्ठी डाली है, कितने पृष्ठ का चिट्ठी का है, उस चिट्ठी का वज़न कितना है, उसके ऊपर तय किया जाता है कि कितना टिकट इस पर लगेगा। और अगला प्रश्न यह है कि पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। जैसे आप में से किसी का नाम हो सकता है सुरेश, किसी का नाम आलम हो सकता है, कोई जॉर्ज हो सकता है, कोई अमीना हो सकती है कि नहीं? मान लीजिए आप के पास एक पत्र पहुंचना है, तो आपका नाम लिख दिया गया। आप कहाँ पे रहते हैं ये जानना ज़रूरी है, तो सबसे पहले आपका जो निवास स्थान का नंबर है, उसके बाद जो कॉलोनी है जहाँ पे आप रहते हैं उसका नाम लिखना चाहिए। उसके बाद उस नगर का नाम लिखना चाहिए। उसके बाद उस ज़िले का नाम लिखना चाहिए, उस जनपद का नाम लिखना चाहिए जहाँ पहुँचना है। फिर प्रदेश का नाम लिखना चाहिए। अच्छा, इतना लिखने के बाद भी यदि उस कॉलोनी के नाम के 2-3 कॉलोनी हुई, जैसे इंदिरा कॉलोनी, मान लीजिए 2-3 इंदिरा कॉलोनी है, तो उनका स्थान तो अलग अलग होगा, जो चिट्ठी पहुंचाने जाएगा उसको असुविधा होगी। इसलिए बाद में एक पिन नंबर भी दिया जाता है, पिन कोड, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 6 अंकों की एक संख्या होती है, वो लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। यदि वो ठीक से लिखा जाएगा तो चिट्ठियाँ ठीक से पहुँचेंगी। अब यह ज़रूरत पड़ने पे संदेश को जल्दी कैसे पहुँचाया जाए, कैसे पहुँचा सकते हैं? जिस तरह से जल्दी संदेश पहुँचाने की बात दिमाग में आती है, उसकी एक द्रुतगामी सेवा भी है भारतीय डाक विभाग के पास में, तो जिसको हम स्पीड पोस्ट के नाम से बोलते हैं। जल्दी भेजना हो चिट्ठी को तो हमको उसमें भेजना पड़ेगा।
अगला प्रश्न ये है कि स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था, यदि कोई एक कॉलोनी है, जयप्रकाश कॉलोनी, एक पटना में हो सकती है, रांची में हो सकती है, दिल्ली में हो सकती है, तो यदि स्थान बदल गया तो चिट्ठी के जाने की जगह भी बदल जाएगी। इसलिए स्थान लिखते समय हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों। अब आप लोग एक एक चिट्ठी अपने सबसे अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं उनको लिखिएगा, उनमें इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, और फिर देखिए चिट्ठी जब मिलेगी तो आपके मित्र को कितना अच्छा लगता है कि नहीं। आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हमने बात की, बहुत सारे सवालों के जवाब जिन पे मैं चर्चा कर रहा था आपको पहले से मालूम है, मैं जानता हूँ आप सभी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हों। थोड़ा नीचे देखिए, ये 2 यहाँ नमूने दिए हुए हैं चिट्ठियों के। एक चिट्ठी पे लिखा गया है महात्मा गांधी, काफ़ी पुरानी चिट्ठी है ये। महात्मा गांधी जहाँ भी हूँ वहाँ, क्या ऐसी चिट्ठी पहुँच सकती है। दूसरी है एक चिट्ठी, इसमें लिखा है, पूरा पता लिखा है ठीक से, यहाँ तक कि पिन कोड भी लिखा हुआ है। अब इसको देख के समझने की ज़रूरत है कि क्या कौन सा इसमें सही तरीका है लिखने का। जैसा भी हम बात कर रहे थे, सही तरीका इसमें लिखने का है वो जिसमें पूरा पता लिखा हुआ है, किसके पास जाना है, कौन सा दफ्तर या कार्यालय है, उसके आसपास की क्या सड़क है या क्या लोकेशन है, क्या स्थान है उसका, कौन सा नगर या शहर है, कौन सा राज्य है, और क्या उसका पिन कोड है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, यदि चिट्ठी पे ठीक पता नहीं लिखा जाएगा तो चिट्ठी पहुंचाने में डाक विभाग को असुविधा होगी और उसका कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है चिट्ठी पहुंचे भी नहीं, आपकी पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाए। अभी जो मैंने दिखाया था उसमें गांधी जी को भेजे गए पत्र की जगह पे लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हूँ वहाँ वर्धा। चलिए वर्धा तक तो चिट्ठी पहुँच जाएगी, और महात्मा गांधी बहुत ही प्रसिद्ध थे, हो सकता है ये चिट्ठी उनको पहुँची हो क्योंकि सभी उनको जानते थे, लेकिन न तो उसमें इमारत का नाम लिखा है, न ही संस्थान का नाम लिखा था, सिर्फ शहर का नाम लिखा हुआ था। सोचो आप लोग चिट्ठी कैसे पहुंची होगी। क्या ये चिट्ठी लिखने का ठीक तरीका था, या जिसने भी चिट्ठी भेजी संभवतः उसको गांधी जी के निवास स्थान के बारे में या कार्यालय के स्थान के बारे में पता नहीं था। उसे क्या करना चाहिए था, ये आप लोग सोचें। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो नाम लिखते हैं, जिसके नाम पे जाना है। यदि आपके विद्यालय के प्राचार्य के नाम पे जाना है, प्रधानाध्यापक के नाम पे जाना है, तो लिखेंगे प्रधानाध्यापक। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी इकाई, आपके विद्यालय का नाम। उसके बाद किस गली में या मोहल्ले में आपका विद्यालय है वहाँ पे लिखा जाएगा, किस गांव या नगर में है या शहर में है वो लिखा जाएगा। उसके बाद उस राज्य का नाम लिखा जाएगा। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं तो बाद में लिखेंगे उत्तर प्रदेश। उसके बाद उसका पिन कोड, यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो लिखेंगे मध्य प्रदेश पिन कोड, उड़ीसा से हैं तो उड़ीसा पिन कोड। इस प्रकार से हम चिट्ठियों के लिखने का काम करते हैं, उसमें पता लिखने का काम करते हैं, जिससे उस पत्र को पहुंचने में कोई असुविधा न हो, डाक विभाग उस पत्र को समय से पहुंचा सके। बच्चों हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। पिन कोड अंग्रेजी शब्द से है PIN, पोस्टल इंडेक्स नंबर। चूँकि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। जैसे आप देखो रामनगर हमारे देश में अनेक जगहों पे है, अनेक शहरों में मिलेगा। रामपुर अनेक शहरों में मिलेगा। तो उसके लिए उस स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए, उस स्थान को पक्के तौर पे समझने के लिए
एक संख्या की ज़रूरत है। उससे जो गंतव्य स्थान है जहाँ चिट्ठी जानी है, उस गंतव्य स्थान का बड़े साफ साफ तरीके से डाक विभाग के कर्मचारियों को पता लग जाता है और पत्र जल्दी से बंट जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से होता है, आप और बेहतर समझ सकेंगे इसको। पिन कोड, पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, इसको छोटा करके लिखा गया है। ये 6 अंकों का होता है। एक उदाहरण दिया गया है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक अर्थात 1 यह बताता है कि पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर इनका है, क्योंकि इन जगहों को पहला अंक 1 दिया गया है। अगले 2 अंक यह तय करते हैं कि दिल्ली के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है, अर्थात पहला 1 तो हो गया, या तो दिल्ली का होगा, या हरियाणा का होगा, या हिमाचल प्रदेश का होगा, या पंजाब का होगा, या कश्मीर का होगा। उसके बाद 10, दो अंक जो हैं इसके बाद वाले, ये तय करते हैं कि उस स्थान विशेष के और क्या उप स्थान हो सकते हैं, उप क्षेत्र हो सकते हैं। तो 1 के बाद जो 10 लगाया गया वो ये बताया जाता है कि ये इस जगह पर, दिल्ली के इस जगह का हो सकता है ये, या है। उसके बाद जो 3 अंक हैं यानी 0, 1, 6, ये दिल्ली के उस उपक्षेत्र का है जिसका डाक घर का कोड पहले से नियत किया गया है। इससे क्या हुआ, चिट्ठियाँ एक साथ इकट्ठा हुई, उसके बाद पिन कोड देख करके जो पहला अंक है उसके हिसाब से उसको अलग अलग छँटाई कर दी जाती है। उसके बाद उसी हिसाब से उसको भेज दिया जाता है जहाँ जिस क्षेत्र में उसको जाना है। उसके बाद राज्य तय हो जाते हैं, राज्य तय होने के बाद क्षेत्र तय हो जाते हैं, उपक्षेत्र तय हो जाते हैं, और अंत में जा कर के आखिरी के 3 जो अंक हैं उससे ये मालूम पड़ता है कि इसको उस पोस्ट ऑफिस में पहुंचना है। कितना वैज्ञानिक है ये बच्चों। इसलिए पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि पिन, इसका लिखा जाना बहुत ही ज़रूरी है कि नहीं। आप सोचिए, पिन ठीक से न लिखा जाए, यदि ये 110016 के बजाय 210016 हो जाए तो ये कहीं और पहुंच जाएगा, है कि नहीं। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पहुंच पाएगा, ये सोचने की बात है। जैसे हमने पता लिख दिया, नाम नहीं लिखा, बाकी सब चीज़ें लिख दी, तो उससे क्या होगा, उस डाकघर तक तो चिट्ठी पहुंच जाएगी, जो पिन कोड हमने लिखा है उस डाकघर तक आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन किसको देना है, नाम नहीं होने से वो चिट्ठी तो किसी को पहुंच ही नहीं पाएगी, वो डाकघर में पहुंच के रह जाएगी। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, जिससे चिट्ठी जिसके पास पहुंचनी है सबसे पहले लिखना है, उसके बाद जिस क्रम में अभी बात हो रही थी उस क्रम में उसका पता लिखना है, और अंत में पिन कोड लिखना है, ताकि चिट्ठी ठीक से समय से सही व्यक्ति को मिल सके। अच्छा, ये पिन कोड ऐसा नहीं है कि शुरू से ही काम में आ रहा था। बहुत समय तक पिन कोड की कोई धारणा ही नहीं थी। पिन कोड की ज़रूरत महसूस हुई, उसको लगा कि पिन कोड होना चाहिए, क्योंकि चिट्ठियाँ इधर उधर होना चालू हो गई, तो उसको वैज्ञानिक तरीके से पिन कोड की योजना लाई गई, और ये लाई गई 15 अगस्त 1972 को, जिसे डाक तार विभागों ने पोस्टल योजना के नाम से इसको किया। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर, उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय ये था ही नहीं। ये तो 1972 में आया। जो चिट्ठी लिखी गई थी वो गांधी जी के जीवन काल में लिखी गई थी, तो उसमें पिन तो होते नहीं थे। चूँकि गांधी जी बहुत प्रसिद्ध थे इसलिए चिट्ठी मिल गई। यदि कोई और हुआ होता या और कोई रहा होगा तो उसको तो चिट्ठी मिली ही नहीं होगी। समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बहुत सारे बदलाव और विकास होते रहे हैं। बहुत पुराने समय में जब डाक विभाग नहीं था, तब कल्पना करो चिट्ठियाँ कैसे जाती होंगी, चिट्ठी ना भी कहें तो संदेश कैसे जाते होंगे। सोचो, आप लोग आपस में बात भी करो, अपने माता पिता से बात करके देखो,
कैसे जाते होंगे संदेश? बच्चों, तुमको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा, पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। है ना मज़ेदार चीज़? वही कबूतर जो देखने में कितना सुंदर, कितना निरीह, कितना सरल प्राणी लगता है, उन कबूतरों की एक दो प्रजातियां ऐसी हैं जिनसे पहले संदेश भेजा जाता था। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद जान सकेंगे। जब कबूतरों की बात कर रहे हैं तो हम इंसानों की बात भी करें, है कि नहीं? जैसे कबूतर ले जाते थे संदेश, से इंसान भी ले जाते थे, मनुष्य भी ले जाता था। डाक पहुंचाने का काम करने वाले जो लोग थे वो अलग अलग समय पे अलग अलग लोग होते रहे। जैसे राजा महाराजा के समय पे एक राजा महाराजा के पास से उनके किसी जागीरदार के पास में या उनके किसी दूसरे रिश्तेदार जो राजा हैं वहाँ पे, जहाँ पे भी संदेश भेजना होता था उस समय भी लोगों को भेजा जाता था। और उन लोगों का नाम हरकारा होता था, जो पैदल ही जगह जगह जा कर के, जहाँ पे जाना मुश्किल है, आम तौर पे चिट्ठियाँ नहीं पहुँच सकती हैं, बहुत ही दुरूह कार्य है, वहाँ पहुँचाने का काम हरकारे किया करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर जगहों पर पहुँचना होता था, बल्कि जो साथ में डाक ले जा रहे हैं, कई बार संदेश ले जा रहे हैं, कई बार कुछ धनराशि भी ले जा सकते हैं, कुछ सामान भी ले जा सकते हैं, वो सब जो ले जा रहे हैं उसकी रक्षा भी करनी पड़ती थी, क्योंकि उनको पहाड़ों से गुजरना होगा, उनको जंगलों से जाना पड़ेगा, कई बार छोटी मोटी नदियाँ पार करके भी जाना पड़ेगा। तो उन लोगों को डर रहता था। उस समय बहुत डाकू हुआ करते थे, लुटेरे हुआ करते थे, कई बार जंगली जानवरों का भी डर लगता था। इसलिए उनको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी। जैसे अपने साथ में वो कुछ स्वरक्षा का सामान भी रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए, कुछ छोटे मोटे लाठी भाले हो सकते हैं। उसके साथ साथ कई जगहों पे उनको जाने के लिए घोड़े भी दिए जाते थे। अभी तो आजकल संदेश भेजने के बहुत सारे नए नए और तेज़ साधन आसानी से आ गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और न जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जाते हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर और इनके साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई जहाज़ द्वारा डाक सेवाओं का जो असर है वो हम पे महसूस होता है। और इसका जो सफ़र भी है, इसकी जो यात्रा भी है, वो बहुत दिलचस्प है कि नहीं बच्चों? यह सोचकर आश्चर्य होता है। आप सोचिए, कबूतर कैसे संदेशवाहक हो सकता है? किस तरह से कबूतर एक संदेश को लेके दूसरे व्यक्ति तक पहुंचेगा? है कि नहीं? थोड़ा कल्पना में आना मुश्किल हो रहा है। क्या कबूतर हमारी बात समझ सकते हैं? क्या कबूतर को उस चिट्ठी पे लिख के दिया जाए कि फला जगह पहुंचना हो, जा सकता है ना मुश्किल? लेकिन बच्चों, कबूतरों की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसमें गिरहबाज एक है, हुमर है। ये वो प्रजातियां हैं जिनको हम प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिनको प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। कबूतरों की सेवा बहुत ही सस्ती है, बहुत ही उपयोगी है, और कबूतर यदि प्रशिक्षित कर दिए जाते हैं तो यहाँ तक कि सरकारी तंत्र भी, बहुत से ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे व्यक्तियों को भेजना संभव नहीं होता है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए, जाने वाले रास्तों को की कठिनाई को देखते हुए वहाँ पे कबूतर काम में आते हैं। और उड़ीसा पुलिस खास तौर पे इसका प्रयोग अभी भी कर रही है। बच्चों, आप सोचते होंगे कि कबूतर कितने साल का जीवन होता है? आप भी जानते होंगे वैसे तो उनका जीवन करीब 15 से 20 वर्ष तक का होता है, जिसमें वो 8 से 10 साल चुस्त दुरुस्त रहते हैं। और एक स्वस्थ कबूतर 8-10 साल की उम्र तक
एक दिन में करीब 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है ना बड़ी बात? 1000 किलोमीटर। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है, क्योंकि कबूतर तो बड़ा निरीह सा सरल प्राणी है, सरल पक्षी है। उसको देख के चील उस पर हमला कर सकते हैं, उस पर बाज उस पर हमला कर सकते हैं, है कि नहीं? तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 2 कबूतरों को एक साथ उड़ाया जाता है, ताकि ऐसी कोई स्थिति होती है तो भी दूसरा कबूतर अपना जान बचा करके, अपना प्राण बचा करके उस संदेश को वहाँ तक पहुँचा जाए और संदेश पहुँच जाए। ऐसा ना हो कि हम सोचते रहें संदेश पहुँच गया और बीच में ही कबूतर मारा गया, किसी बाज ने मार दिया, किसी चील ने मार दिया। बच्चों, मैं आपसे एक पुस्तक के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसमें एक कबूतर की ही कहानी है और बड़ी रोचक इसकी कहानी है। अब मैं आप लोगों को भी चाहूँगा कि आप इस कहानी की किताब पढ़ें, और इसका नाम है गे नेक। नेशनल बुक ट्रस्ट ने ये गे नेक नाम की किताब छापी है। और गे नेक जो है वो कबूतर जो उस पूरी कहानी का नायक है, ये उसका नाम है। तो बच्चों, आप जब भी मौका मिले, अवसर मिलता है, आप इसको पढ़ने का प्रयास करें। अब ये कुछ बातें हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं। जो पैदल हरकारे थे उनको किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, आप इस पर सोचो। घर पे इस कहानी को बताओ, आप माता पिता से, भाई बहन से, कोई मित्र हो आसपास, उनसे बातचीत कीजिए और सोचिए उनको किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। उदाहरण के तौर पे मैं छोटी बहुत बातें बताता हूँ इसके बारे में। जैसे चलते फिरते उनके पैरों में छाले पड़ जाते होंगे, जहाँ नदी आ गई, नदी कितनी गहरी है इसका पता नहीं रहता होगा, तो किस प्रकार जाते होंगे। बहुत बर्फीली जगह है, यदि वहाँ जाना है तो जाएंगे तो उनके पैर में गैंग्रीन हो सकता है, एक बीमारी होती है, स्नो बाइट हो सकता है। इस तरह की और भी बातें आप लोग सोचिए और सोच के कहीं ना कहीं लिखने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो आपकी कल्पना थोड़ी सी और बढ़ेगी। अगला ये है कि अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस किस में लिखोगे, जैसे किस क्रम में लिखोगे। गली, मोहल्ला, इनका नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर या गांव का नाम, जनपद का नाम, प्रदेश का नाम, पिन कोड, इनको आप ठीक क्रम में लगाइए। ये आपका गृह कार्य है। और फिर आप सोचिए आपने जिस क्रम में लगाया उस क्रम में क्यों लगाया, ठीक है। और एक चीज़ है, कुछ डाक टिकट आपके घर में पुरानी चिट्ठी आई हुई पड़ी होंगी, उसमें आप कुछ डाक टिकट आए होंगे, वो डाक टिकट आप इकट्ठा करिए, जिसमें 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपये का हो सकता है, 2 रुपये का हो सकता है, जहाँ तक उपलब्ध हो उसको आप चिपकाओ। इस तरह का शौक़ यदि आपको होता है तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि इस तरह के शौक़ को, इस तरह की हॉबी जिसको हम बोलते हैं, इसका एक नाम भी है, फिलैटली। याद रहेगा बच्चों, फिलैटली। फिलैटली इस तरह के शौक़ का नाम है जिसमें हम डाक टिकट चिपकाते हैं, उनका एक संग्रह करते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, कुछ डाक टिकट मैंने भी लाए हैं आपके लिए, ठीक है ना। ये कुछ नए शब्द आए थे जब हम बातचीत कर रहे थे। गंतव्य, मेरे साथ एक बार बोलिए आप लोग, गंतव्य। सही उच्चारण करना जरूरी है इसके लिए। गंतव्य, इसका अर्थ होता है जहाँ किसी चीज़ या व्यक्ति को पहुँचना हो, वो स्थान। उदाहरण के तौर पे आप भी एक आध उदाहरण बना सकते हैं, मैं 1-2 बना के लाया हूँ आपके लिए। भारतीय रेल यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। एक और शब्द, दुर्गम। दुर्गम अर्थात वह स्थान जहाँ पहुँचना या जहाँ सफ़र करना, जहाँ यात्रा करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसको दुर्गम स्थान कहते हैं। मैं एक उदाहरण मैं देता हूँ, 2-3 आप लिखिएगा। हरकारों को बहुत ही दुर्गम रास्तों से होकर जाना होता था, ठीक है। 1-2 प्रयोग आप भी लिखिए अपने तरफ से। संदेशवाहक, जैसा आप समझ सकते हैं इस शब्द में 2 हैं, एक है संदेश, एक है वाहक।
वो व्यक्ति जो संदेश का वाहन करता है, मतलब संदेश ले जाने वाला। प्रयोग के तौर पे राजे महाराजे अपना निजी संदेश वाहक रखते थे। आप लोग भी बहुत सारे और वाक्य बना सकते हैं, जैसे कबूतर ने संदेश वाहक का काम किया, है कि नहीं। हरकारे संदेश वाहक का काम करते थे, वगैरह वगैरह। एक शब्द और लेते हैं, सीमित। सीमित मतलब कम या थोड़ा। जैसे पुराने ज़माने में संचार के साधन बहुत सीमित थे, संचार के साधन बहुत थोड़े से थे, है कि नहीं। जैसे विद्यार्थी काल में हमारे पास व्यर्थ करने के लिए बहुत सीमित समय होता है कि नहीं। आपको खेलना भी होता है, आपको पढ़ना भी होता है, स्कूल जाना पड़ता है, आना होता है, पूरा जो दिन है उसकी एक दिनचर्या तय है। तो व्यर्थ करने के लिए समय हमारे पास बहुत ही सीमित है या नहीं है। फटाफट हम जल्दी से इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। चिट्ठी पर डाक टिकट की आवश्यकता क्या है, इस पर मैंने बात कर लिया, है कि नहीं। जिस तरह से बस में जाते हैं और एक टिकट लगता है, वैसे ही चिट्ठी भेजने के लिए उसके ऊपर भी शुल्क होता है, इसलिए उसको उस शुल्क को डाक टिकट के रूप में रखा गया है। पूरा और ठीक पता लिखने की मैंने विधि आपको पहले ही बता दी। पिन कोड और इसकी आवश्यकता क्या है। पिन कोड की आवश्यकता ये है कि यदि पिन कोड गलत लिख दिया जाएगा तो चिट्ठी दूसरे स्थान पे पहुंच जाएगी। यदि पिन कोड नहीं लिखा जाएगा तो सेम नाम के जो नगर के अंदर की कॉलोनीज़ हैं या उपनगर हैं या गांव हैं, उनको लेकर के एक स्थिति साफ नहीं रहेगी, अस्पष्ट रहेगी। तो बेहतर यही है कि हम पिन कोड का इस्तेमाल करें, है कि नहीं। पुराने ज़माने में संदेश भेजने के साधन क्या क्या थे। हरकारे थे, कबूतर थे, और भी आप सोचिए, बातचीत कीजिए अपने दादा दादी से, शायद आपको और भी कोई संदेश वाहक मिल जाए। और संदेश भेजने के नए साधन जिनकी बात मैंने शुरू में ही की थी, आप उनकी एक सूची बनाइए। कुछ मैंने बता दिया था आपको, ईमेल करना बता दिया था आपको, SMS मैसेज टेक्स्ट करना बता दिया था, बहुत सारे और भी थे। अब उसकी एक पूरी सूची बनाइए। और नए शब्द जो मुझे लगे वो मैंने लिखे यहाँ पे, लेकिन बहुत से ऐसे शब्द हो सकते हैं जो आपको नए लगे हों, उनको भी आप लीजिए और उनकी एक सूची बनाइए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ सबसे पहले तो डाक टिकट दिखाऊंगा। ये कुछ डाक टिकट मैंने आपके लिए इकट्ठा किया है, जिसमें 50 पैसे के, 1 रुपये के, 5 रुपये के और 4 रुपये के, ये 4-5 मेरे पास हैं। ये आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक पोस्ट कार्ड है। बच्चों, पोस्ट कार्ड पे ये संदेश लिखने का स्थान है। इसके दूसरी तरफ देखें, ये संदेश लिखने का आधा स्थान है और यहाँ पे पता लिखा जाता है। यहाँ पे एक चित्र महात्मा गांधी जी का दिख रहा है। चित्र नहीं है, ये डाक टिकट है। डाक टिकट है जिसकी कीमत पोस्ट कार्ड के लिए इसमें 50 पैसे है। इसके पहले 15 पैसे भी थी, शायद पहले कुछ और भी रही होगी। तो आप पता करेंगे कि अभी पोस्ट कार्ड की कीमत कितनी होती है, ये आपका गृह कार्य रहा। और यहाँ पे पता लिख सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं, वो बॉक्स कह सकते हैं, 6 खाने हैं। यहाँ पे 6 अंकों का पिन कोड लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। एक बात और, ये है अंतर्देशीय पत्र। ये मैं आपके लिए एक लेके आया। देखने में ऐसा होता है, इसके इस तरफ पूरी जगह खाली है संदेश लिखने के लिए। इतना हिस्सा और भी है जो संदेश लिखने के लिए काम आता है। अब मैं इसे घुमा देता हूँ। यहाँ पे पता लिखते हैं, इस पे लिखा है अंतर्देशीय पत्र कार्ड। इसको अंतर्देशीय बोलते हैं, अंग्रेज़ी में इनलैंड भी बोला जाता है। यहाँ पे भी एक तस्वीर बनी हुई है। तस्वीर नहीं है ये डाक टिकट है। इसकी कीमत 2.5 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे। यहाँ पता लिखने की जगह है, 4 लाइनें हैं यहाँ पे। उसके नीचे पिन लिखने के लिए स्थान है। यहाँ पे 6 अंकों का पिन कोड लिखा जाएगा। अच्छा, एक मज़ेदार बात और, मैं एक चिट्ठी आज निकाल के लिए आया आप लोगों को दिखाने के लिए।
किस तरह से इधर देख सकते हैं आप, पता के स्थान पर यहाँ पे एक पता लिखा हुआ है। सबसे पहले नाम लिखा है, इस कुछ स्थान का नाम, जगह का नाम, बाद में नगर का नाम और नीचे पिन कोड। ऐसे ही लिखना है इसको। और इस तरफ एक संदेश है, ये बांग्ला में है ये संदेश। तो बच्चों, हमको अब क्या करना है? हमको 2-4 गृह कार्य करने हैं जो मैंने आपको बताया, और मेरी तरफ से एक विशेष गृह कार्य है। अपने सबसे घनिष्ठ मित्र को एक आप पत्र लिखें, सुंदर भाषा, सुंदर लिखावट में, स्पष्ट लिखावट में। अपने सबसे प्रिय अध्यापक या अध्यापिका को एक पत्र लिखें, ठीक है? और उस पर पता लिखने का अभ्यास ठीक से करें। हो सके तो फिलैटली या डाक टिकट इकट्ठा करने का जो एक शौक़ है, यदि उसके बारे में थोड़ा जानकारी पता करें। और फिलैटली बहुत अच्छा एक शौक़ है, उसको यदि आप अपने जीवन में आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।